आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:12 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। सदर अस्पताल के कर्मचारियों ने क्यों सदर अस्पताल में काम करने से इनकार कर दिया है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो ताजा आंकड़े हैं वो बता देते हैं। लगातार जो कोरोना है लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसके कारण जो आंकड़े हैं तेजी से ऊपर की ओर भाग रहे हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 1,08,599 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 5,18,968 लोगों की मौत पूरी दुनिया में कोरोना के कारण हो चुकी है। हमारे देश भारत में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। अब तो हालात ऐसे हैं कि 24 घंटे के अंदर में कम से कम ये जो आंकड़े हैं 20,000 तक पहुंच गए हैं, यानी 24 घंटे में 18 से 20,000 नए कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है, 6,05,220 कोरोना पॉजिटिव हमारे देश भारत में हो चुके हैं। 6 लाख का जो आंकड़ा है वो कोरोना हमारे देश में पार कर चुका है, जबकि मौतों के जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 17,848 लोगों की मौत पूरे देश में कोरोना के कारण हो चुकी है, जबकि 3,59,896 लोग ठीक भी हो चुके हैं। लगातार देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के अंदर हम आपको बता दें कि 18 से 20,000 के बीच जो कोरोना संक्रमित है वो नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 10,204 कोरोना संक्रमित पूरे बिहार में मिल चुके हैं। 73 की मौत हो चुकी है। 7,811 लोग ठीक हो चुके हैं। जिले में भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 348 कोरोना संक्रमित हमारे जिले कटिहार में मिल चुके हैं। 2 की मौत हो चुकी है। 249 लोग ठीक हो चुके हैं। लगातार जो आंकड़े हैं वो मिलते रहे हैं, जिसके कारण जो जिले की स्थिति है वो धीरे धीरे अब धीमी पड़ती जा रही है। जो सरकारी कार्यालय है उन्हें बंद किया जा रहा है। कल भी डीआरएम बिल्डिंग को सील किया गया है सैनिटाइज करने के लिए, क्योंकि वहां भी कोरोना संक्रमित मिला था, जिसके बाद डीआरएम द्वारा ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और डीआरएम बिल्डिंग को बंद किया गया है। 4 जुलाई को फिर से सैनिटाइज होने के बाद डीआरएम बिल्डिंग खुलेगी और जो कार्य है पूर्व की भांति चलेंगे। और हम आपको बता दें जो एक सबसे अहम खबर है, अब सदर अस्पताल के कर्मचारियों ने वहां पे काम करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वहां भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिसके बाद जो सभी कर्मचारी है सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से उचित सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, ताकि वो कोरोना संक्रमित ना हो। लगातार वो अपनी सेवा दे रहे हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन सुरक्षा के अभाव में सदर अस्पताल के कर्मचारी बेहद नाराज है और अब काम करने से मना कर रहे हैं। कल रात हमारे संवाददाता करण कुमार सदर अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर कर्मचारियों का क्या कहना है, वहां के हालात कैसे हैं, इन सभी बातों का उन्होंने जायजा लिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस कोरोना महामारी में सबसे अधिक कार्य डॉक्टर और नर्सों ने किया है, स्वास्थ्य विभाग ने किया है। लेकिन अब यही इस कोरोना महामारी का शिकार बन रहे हैं। कटिहार के सदर अस्पताल में 3 डॉक्टर और 2 सिस्टर भी इसका शिकार हो गई। इन 5 का जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आया, सदर अस्पताल में हड़कंप सा मच गया। बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ प्रसव कराने महिला आती थी, लेकिन आप देखिए चारों तरफ जो है महिला जो है अब प्रसव कराने यहाँ नहीं आए हैं। पूरी तरह से प्रसव गृह जो है खाली है। मरीज तो जैसे सुना, मरीज डॉक्टर को और सिस्टर को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो रोगी अपने से डर से वो लोग भागे। वो लोग खुद अपना, जब हम लोग को खुद का सेफ्टी इधर नहीं दे पा रहा है, तो उधर जो पेशेंट आता है डिलीवरी कराने के लिए, उन लोग को तो सेफ्टी इधर गारंटी नहीं है ना, तो पेशेंट खुद अपना निकल गया बाहर।
इस पूरे कोरोना काल जो है लगभग 3 महीनों तक चला, इसमें आप लोग लगातार काम कर रहे थे? हाँ, लगातार काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। एक भी पॉजिटिव आया था उस समय? आप लोग का जांच हुआ था? नहीं, हम लोग का जांच अभी नहीं हुआ, हम लोग इधर किट भी नहीं दिया गया है। तो हम लोग को ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं, ब्लाइंड होकर हम लोग काम कर रहे हैं। पेशेंट आया जा रहा है बिना कोई जांच का, हम लोग उसका डिलीवरी करा रहे हैं जैसे हो रहा है। हम लोग जितना लोग केयर हो ना हम लोग कर रहे हैं। इसी दरमियान हो गया उन दोनों सिस्टर को? हाँ, 2 सिस्टर को और 3 डॉक्टर को। यही पिछले सप्ताह से इधर हम लोग को कल तक हम लोग को सुनने में आ रहा है 3 डॉक्टर और 2 सिस्टर को हो गया है। और 3 डॉक्टर को ऑलरेडी क्वारंटाइन कर चुका, और 2 सिस्टर जो ऑलरेडी अभी उन लोग को घर पे ही है, उन लोग का भी कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है। अभी आप लोग क्यों, मरीज कहाँ चले गए सब? मरीज तो बोले जैसे सुनने में आया उन लोगों को कि सिस्टरों को भी कोरोना हो गया है, तो वो लोग अपने निकल के चले गया। कोई उन लोग भगाए नहीं है, कुछ नहीं करे। उन लोग जैसे सुनने में आया बस वो लोग अपने इधर से निकल के चले गया। हम लोगों को बंद करना पड़ा तो हमारी 2 सिस्टर पॉजिटिव हो चुकी है, लेकिन यहाँ न सैनिटाइजर का कोई व्यवस्था है, न किसी तरह का हम लोग को प्रेफरेंस दिया गया है। सीएस सर से भी बोला गया, वो बोल रहे हैं कि निगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है। और हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं। जहाँ तक कि वायलेट सिस्टर हमारी पॉजिटिव है, लेकिन उनके लिए अभी सुबह भी हम लोग को 11 बजे पता चला, लेकिन अभी तक उनको कहाँ रखा जाएगा, उनको सांस लेने में भी सुनते हैं दिक्कत हो रही है, लेकिन व्यवस्था का भी कोई पता नहीं है। काफी जब हम लोग अपने घर में है वो, लेकिन उनका अब तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो उनको कहाँ रखा जाएगा, जबकि उनका एक छोटा बच्चा भी है। एक सिस्टर है हमारी सुभिता सिस्टर, जो कल उनका पॉजिटिव आया था, तो उनको भी अभी ये सब मैसेज नहीं मिला है कि आपको कहाँ रहना है, कैसे रहना है, क्या करना है। जब हम ही लोग बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल वाला अगर नहीं देखेगा तो फिर कैसे होगा। पीपीई किट आज दिया गया है। उतना दिन से तो पीपीई किट का कोई व्यवस्था नहीं था, आज दिया गया है, लेकिन उसमें आधा घंटा भी लोग नहीं रह सकते। एकदम बोरा को सिला हुआ टाइप का है, उसको देख सकते हैं। पीपीई किट एकदम कि आधा घंटा भी रहना मुश्किल है उसके साथ में। और इतना है, सब सिस्टर पॉजिटिव होते जा रही है, उसका कोई व्यवस्था ही नहीं है। सिस्टर को बुखार हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, वो अपने घर में है, उसका बच्चा है साथ में, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर पब्लिक को होता है तो यहाँ पर सबको उठा के मतलब क्वारंटाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ सिस्टर को हो रहा है तो उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है अभी तक। और हम लोग उसके साथ काम किए हुए हैं, साथ में यहाँ लेबर रूम को सैनिटाइज होना चाहिए, उसको 5 दिन कम से कम, क्योंकि पेशेंट आ रहा है यहाँ पर रह रहा है, उसको भी पॉजिटिव होगा। और हम साथ में किए हैं, हम पेशेंट का डिलीवरी करा रहे हैं। मान लीजिए मेरा आज निगेटिव आ गया है, लेकिन 4 दिन के बाद हम भी तो पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि हम उसके साथ काम किए हुए हैं। और उस पेशेंट को भेजेंगे वहाँ, वो पूरे समाज में फैलेगा, क्या फायदा होगा उतना हमको करके काम पब्लिक में जब हम फैला ही रहे हैं। तो जैसे ही कोरोना संक्रमण पाए गए डॉक्टर और सिस्टर, सदर अस्पताल में हड़कंप मच गया। अब मरीज भी अस्पताल में नहीं है, और हालांकि सिस्टर मौजूद जरूर है लेकिन कार्य नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में यही सिस्टर का मांग है कि इन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि यही सिस्टर फिर से अपने कार्य अच्छी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया करण की ये रिपोर्ट थी, उन्होंने इस रिपोर्ट को कवर किया था। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है। सदर अस्पताल में निम्न वर्ग से ऊंचे वर्ग के सभी लोग अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, इसलिए सदर अस्पताल का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। और लगातार लॉकडाउन के समय में भी सदर अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी लगातार कार्य करते रहे, और जो रोगी थे उनका इलाज होता रहा। कोरोना काल में भी सभी ने इस कदर काम किया कि जो काबिले तारीफ है, उनकी कार्य की सराहना करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हालात है वो खराब है। 3 डॉक्टर 2 नर्सें जो हैं कोरोना पॉजिटिव मिल गई है, जिसके बाद से जो सदर अस्पताल के कर्मचारी हैं वो अब घबरा चुके हैं, और जिसके कारण सदर अस्पताल के जो रोगी हैं वो भी अब सदर अस्पताल को छोड़कर जा रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सिविल सर्जन को उचित कदम उठाने चाहिए। सभी कर्मचारियों, नर्सों, डॉक्टरों को पीपीई किट जो है उसे उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि सभी लोग सुरक्षित होकर जो रोगी आ रहे हैं उनकी सेवा कर सके। आपने सुना जो वहाँ की नर्सें हैं, जो प्रसव गृह में जो नर्सें प्रसव कराती हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ काम करने वाली 2 नर्सें जो थी वो कोरोना पॉजिटिव मिली है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनके लिए भी जो सुविधाएं हैं वो नाम मात्र है। जो लोग पहले
लोगों की सेवा में लगे हैं अब उन्हें ही दिक्कत हो रही है। और सभी नर्सों का यही आरोप है कि पीपीई किट जो उन्हें मिली है वो कारगर नहीं है, उसमें आधे घंटे रहना भी जो है उनके लिए मुश्किल है। तो ऐसे हालात में जब नाजुक स्थिति हो तो ये सुनिश्चित करना चाहिए था सिविल सर्जन को कि सदर अस्पताल के प्रसव गृह को बंद कर उसे पूर्णतः सैनिटाइज किया जाए, ताकि जो कोरोना संक्रमित वहां पे मिले हैं उसे फिर से ठीक किया जा सके, उसके बाद कार्य करना चाहिए था। यही मांग नर्सों की है, वहां के कर्मचारियों की है, सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि पहले प्रसव गृह को सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद ही फिर से उसमें कार्य किया जाए। नहीं तो ऐसे में ये संभावना बढ़ जाती है कि जो मरीज आएंगे जिनका प्रसव होगा वहां पे वो भी कोरोना संक्रमित हो जाए। तो अब तो देखने वाली बात होगी कि सिविल सर्जन क्या कदम उठाते हैं, कैसे अपने कर्मचारियों को वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। और हम आपको बता दें कि कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है, जिले में जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ते जा रही है। अभी डीआरएम बिल्डिंग को भी 4 जुलाई तक के लिए बंद किया गया है, क्योंकि वहां भी कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसके बाद डीआरएम द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है। अब सिविल सर्जन को भी जरूरत है ऐसे फैसले लेने की और पूरे सदर अस्पताल को सैनिटाइज करने की, क्योंकि सदर अस्पताल में सभी जो रोगों के इलाज है वो होती है और निम्न तबके से लेकर उच्च तबके के हर व्यक्ति वहां जाके इलाज कराते हैं। इसलिए सदर अस्पताल बेहद अहम अस्पताल है और पूरे कोरोना काल में, लॉकडाउन काल में सदर अस्पताल सक्रिय रहा है और लोगों की सेवा करता रहा है। और अब जरूरत है कि जब वहां पे कोरोना संक्रमित मिले हैं तो सिविल सर्जन कदम उठाएं और लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, तभी तभी सदर अस्पताल में कार्य किया जा सके। सैनिटाइज करना बेहद अहम है। और हम आपको बता दें कोरोना के साथ साथ जिले में बाढ़ ने भी दस्तक दे दी है, नदियां उफान मार रही है, कई लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लोग अब सड़कों के किनारे तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं। और हम आपको बलरामपुर लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां के जो हालात है धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। हम आपको बलरामपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। बलरामपुर में बाढ़ का जो पानी है धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है और रफ्तार देख सकते हैं आप, ये रफ्तार से तेजी के साथ जो पानी है वो आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं अपनी जान को हथेली पर रख के बाढ़ के पानी में स्नान कर रहे हैं। आप इन ग्रामीणों की दयनीय स्थिति देख सकते हैं कि सड़क किनारे इन्हें टेंट लगाकर रहना पड़ रहा है। बाढ़ आने के बाद प्रत्येक वर्ष यही होता है कि ग्रामीणों के जो घर है वो डूब जाते हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए घर है वो पूरी तरह डूब चुके हैं, क्योंकि लगातार बाढ़ का जो पानी है वो आगे बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जो समस्या है वो अब धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रेहान। महिसाल पंचायत के अजगा गांव में, और आप देख सकते हैं मानिक चंद्र दास के घर में मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ पे 2 से 3 फीट इनके आंगन में पानी चढ़ चुका है। खाने पीने के बहुत ही तकलीफ हो रहा है इन लोगों को। और इन लोगों से बात की तो इन लोगों का कहना है कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी इन लोगों का दुख दर्द का जायजा नहीं लिया है। 3 रात हो गया, 3-4 दिन से फंस रहे हैं हम लोग। कोई प्रशासन को जनप्रतिनिधि आया है? कोई कुछ नहीं आया है, कोई कुछ नहीं आया है, न मुखिया न नंबर, कोई कुछ नहीं आया है, कोई प्रशासन नहीं आया है। हाँ, कुछ मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। मुखिया अभी आप लोग कहाँ पर रहते हैं? अभी कहाँ पे रहते हैं? अभी रोड पे रहते हैं हम लोग। जानवर जो है आप लोग मवेशी, माल मवेशी जितना है सब रोड पे रहता हूँ लेकर के। घर द्वार सब डूब गया है। तबीयत खराब है क्या आपका? आपके आंगन में तो ये पानी आ चुका है। कैसे बाहर शौचालय के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं? क्या करोगे, घर में फिरते हैं, घर में ही फिरते हैं, घर में फिरते हैं, क्या करेंगे बेमारी लोग। पिछले साल का राशि कुछ मिला था? कोई राशि अगले साल का नहीं मिला है कुछ। इस बार कुछ कोई पदाधिकारी आए थे आपके घर यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो देखा आपने, हमारे साथ बलरामपुर से हमारे संवाददाता रेहान आलम जुड़े हुए थे, जो दिखा रहे थे कि ग्रामीणों की स्थिति बाढ़ आने के बाद कितनी दयनीय हो गई है। बाढ़ का पानी घर में घुस चुका है, लेकिन ग्रामीणों को उसी अवस्था में अपने घर में रहना पड़ रहा है। जब बाढ़ धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो सभी लोग अपने घरों को छोड़कर सड़क के किनारे जाकर बसते हैं। जो मरीज हैं, जो बीमार व्यक्ति है, उन्हें भी अभी इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो बाढ़ ने दस्तक ही दी है, तभी जब आप देख रहे हैं कि हालात खराब हो चुके हैं तो धीरे धीरे
हालात कैसे होंगे वो समझने वाली बात है। 2017 में प्रलयकारी बाढ़ आई थी जिसके में 1000 लोगों की जान गई थी और जो डाइवर्जन थे वो भी सभी टूट चुके थे। अब धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में, अगर कुछ क्षेत्रों की बात कर लिए तो वहां पे पानी स्थिर बना हुआ है, यानी ना पानी बढ़ रहा है और ना ही कम हो रहा है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उन्हीं क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है बलरामपुर। बलरामपुर के कई पंचायत जो हैं वो अब बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। ग्रामीणों को इतनी परेशानी हो रही है कि वो बाहर तक निकलने में असमर्थ है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए था कि जो लोग जिनके घर डूब चुके हैं वो सतर्क, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और उन्हें जो आवश्यक सामग्री है उसे मुहैया कराई जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अब ऐसा कब होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हम आपको लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनसे वहां से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके जो स्थिति है वो कितनी खराब है। हम आपको मनिहारी लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि वहां भी गंगा अब धीरे धीरे कटाव करने लगी है। हम आपको मनिहारी गंगा की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो गंगा 2 दिन पहले तक शांत थी, अब वो भी अपना विकराल रूप धारण करने लगी है। गंगा भी अब धीरे धीरे कटाव कर रही है और आगे बढ़ रही है। अब हम आपको कटाव स्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना हद तक गंगा कटाव कर चुकी है और लगातार जो कटाव है वो जारी है। कटाव को लेकर स्थानीय जो लोग हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर वो जिला प्रशासन की जो इंतजामात हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। कटाव रोधी कार्य जो किया गया है उसके प्रति जो सवाल है अब वो उठ खड़े हुए हैं कि जब गंगा कटाव कर ही रही है तो कटाव रोधी कार्य का क्या फायदा हुआ। स्थानीय निवासी जो है अब हैरान परेशान है और उनका क्या कहना है, चलिए हम आपको वो सुना देते हैं। समस्या गंगा टोपी है, समस्या गंगा टोपी है। हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। और क्या आप क्या चाहते हैं? हम लोग का जमीन जगह चाहिए। हाँ, घर द्वार कहाँ बनेंगे, वो रहने का जगह नहीं है। यही सब न है प्रोग्राम। सरकार 500 रुपया तो मदद देता है, जनाने पत्तर का सबको दे देता है, जाकर भीड़ लगाता है इसमें बैंक में, ये साला उजाला बन जाए। समस्या तो बहुत एकदम खराब है। हाँ, जैसे इधर अब गंगा कटौती है इसलिए सब इधर से भाग रहा है। कटौती पूरा लगा हुआ? हाँ, कटौती तो लगा हुआ है, इधर तो कट रहा है तो इसलिए सब घर द्वार ले जाके अभी उधर ले आता है बांध के ऊपर। बांध के ऊपर? हाँ, उधर घर बनता है। क्या ये कटाव में अभी तक कोई आया? अभी तक नहीं आया। तो वहाँ जैसे बांध पे रहिएगा तो फिर वहाँ कितने दिन रहिएगा आप लोग? जितना दिन। तो देखा अपने स्थानीय जो निवासी है वो भी परेशान है। अभी तक जो कटाव स्थल है वहां पर निरीक्षण नहीं किया गया है और कटाव को रोकने की कोई कोशिश जो है वो भी नहीं की जा रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मिट्ठू। मनिहारी में जिस प्रकार से कटाव हो रहा है, जो वहां के निवासी हैं वो परेशान दिख रहे हैं और लगातार गंगा धीरे धीरे कटाव करती ही जा रही है। अगर हम बात करें प्रशासन द्वारा की जाने वाली तैयारियों की, तो क्या प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई तैयारी की जा रही है? हम बताना चाहते हैं कि मनिहारी अनुमंडल क्षेत्र में जो है मनिहारी गंगा में पानी की बढ़ोतरी बहुत अधिक देखी जा रही है और जहां तक बंगवाड़ा गांधी टोला की बात है या बोलिया नया टोला का बात है, गंगा किनारे जो बसे हुए लोग हैं वहां पे कटाव के कारण जो है अब बांध के किनारे घर बनाने में तुल गए हैं और जिला प्रशासन जहां तक दावा करती है कि अभी हम बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। जहां तक कटाव निरोधक की कार्य की बात थी मोना जी, तो उसमें भी लापरवाही देखा जा रहा है। पर जिलाधिकारी द्वारा ये दावा किया गया था कि लगातार जो हम सक्रिय हैं, कार्य किया जा रहा है। इस बार बाढ़ आई तो उससे निपटने की पूरी तैयारी है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं और जैसा कि स्थिति हमें नजर आ रही है ये बिल्कुल उलट है। जी, ये तो उलट ही है और यहाँ के लोग नया टोला गंगा किनारे के बसने वाले लोग का कहना है कि अब तक मुझे कोई राहत नहीं मिली है सरकार की तरफ से और हम जाए तो जाए कहाँ। ऐसे में लोग जो है अपना आशियाना बनाने के लिए बोलिया बांध के नीचे जो है घर बना के किसी तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं।
अगर गंगा में पानी बढ़ोतरी की बात करें मिट्टू, तो 2 दिन पहले तक ये बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही थी, लेकिन जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि तेज गति से गंगा भी अब आगे बढ़ने लगी है और उसमें उफान है। तो अगर बढ़ने की जो गति है उसकी बात करेंगे तो कितने मतलब उसकी गति जो है वो कितनी है? पानी अगर कभी गंगा में बढ़ते रहा तो यहाँ 10 से 15 दिन में जो है बाढ़ को घोषित करने में यानी कि बहुत कम समय है और यहाँ पे अलर्ट कर दिया जाएगा पूरा मनिहारी अनुमंडल क्षेत्र को। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिट्टू जानकारी देने के लिए। तो अब महानंदा के साथ साथ गंगा भी उफान मारने लगी है। जैसा कि आपने देखा जो कटाव है वो तेजी से हो रहा है और जो गंगा के पानी में वृद्धि है वो भी तेजी से हो रही है और ऐसे में कटाव को रोकने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। अगर इसी प्रकार से गंगा के पानी में के जलस्तर में वृद्धि होती रही तो वो दिन जल्द दूर नहीं है जब मनिहारी में भी बाढ़ आ जाएगी और जो कई पंचायत है वो डूब जाएंगे। महानंदा, गंगा और अब अगर हम जिले की शहर की बात करें तो कोसी भी उफान मारने लगी है। हम लगातार कोसी का भी जायजा ले रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन पर दिन जो उसके जलस्तर में वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है। आज भी हमारे संवाददाता गुड्डू शेख कोसी पहुंचे और वहां का जायजा लिया है। चलिए हम आपको सीधे पहले कोसी क्षेत्र लिए चलते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। गुड्डू, लगातार कोसी के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है और धीरे धीरे ये जो जलस्तर है वो आगे बढ़ रहा है और जो क्षेत्र है उसे भी अपनी चपेट में ले रहा है। बिल्कुल मना, जो आज से कोसी अगर बात करें 1 हफ्ता पहले की तो इस इलाके में मतलब जो आप देख रहे हैं जो मेन धार है से पानी जाया करता था और जो सीढ़ी आप देख रहे हैं सीढ़ी बनावट छठ पूजा लोग करते हैं यहाँ तक पानी नहीं था, काफी दूर था। लेकिन आप 1 हफ्ता के अंदर में ये इतना पानी बढ़ा है। पर डे 2 से 3 रफ्तार में पानी का वृद्धि हो रहा है। जैसा कि आम लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो इनके बगल में रहते हैं उनका कहना है कि इससे पहले कभी भी कोशिश रफ्तार में नहीं बढ़ा, लेकिन इस बात रफ्तार में जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। बहुत ऐसे जो हम लोग में खेती करते हैं उनका कहना है कि हम लोग सोचा था कि 2 दिन के बाद मेरा जो सामान है हम उठा लें, लेकिन उनका कहना है कि 2 दिन तो 1 दिन के बाद ही वहाँ पे पानी आ गया जो कई ऐसे सामान है और वहाँ से लान तो मानसून इस बार समय से आया है कि जिस कारण बारिश भी काफी हुई है। हालांकि अभी बिहार में बारिश नहीं है लेकिन और जो इलाका है वहाँ बारिश हो रहा है, जिस कारण से जो है सभी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी को लेकर इसी का भी जलस्तर है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। गुरु 27 जून को नेपाल बैरेज से भी पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब पानी छोड़ा गया उसके बाद ही सभी जो नदियां हैं वो उफान मार रही है और धीरे धीरे ये जो पानी है वो आगे बढ़ रहा है और उसे और भी नेपाल पानी छोड़ रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार जल प्रलय आएगा और इस बार तो समय से पहले ही बाढ़ आ चुकी है। और जैसा कि हम कोसी की स्थिति देख रहे हैं तो कोसी भी उफान मारने लगी है। तो क्या जो क्षेत्र है कोसी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जल्द ही जलमग्न होने वाले हैं? बिल्कुल मना, जिस रफ्तार में पानी का जो पानी जिस रफ्तार में बढ़ रहा है तो ये निश्चित है कि हर बार जो बाढ़ की जो समस्या लोगों को आती है वो अगस्त माह में आती है। इस बार आप देख लीजिए जुलाई 1 है और लगभग कई ऐसा जो इलाका जिला की अगर बात कर ले तो कई ऐसे पंचायत प्रखंड है जहाँ पर पानी प्रवेश कर चुका है। लोग अपने घरों को छोड़ के ऊंची स्थान के लिए जा चुके हैं। तो ऐसे में तो निश्चित है अभी भी 1 महीना बाकी है और लगातार जिस तरह नेपाल पानी हो रहा है और जो बारिश हो रही है इस तरह से जल स्तर में लगातार वृद्धि होगी। कह सकते हैं कि इस बार जल प्रलय का खतरा लोगों को सता रहा है। गुड्डू, जिलाधिकारी कंवल तनूज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था जिसमें कहा गया था कि बाढ़ से निपटने की जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। लेकिन अभी हम मनिहारी की भी हमने तस्वीरें देखी है जहां पर गंगा भी कटाव कर रही है और महानंदा जो है अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में उफान मार रही है और कोसी भी अब आवश्यकता से अधिक उसमें जलस्तर में वृद्धि हो रही है। अगर जिला प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो कैसी तैयारियां हैं, किस प्रकार से इस जल प्रलय को रोका जाएगा? बिल्कुल मना, जो जिला अधिकारी है वो स्वयं जो है कल भी कई बार क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने दौरा किया है, वो निरीक्षण किया है। हालांकि जिला प्रशासन और सरकार की हमेशा से मंशा रहती है बाढ़ आने से खुद जो भी
तैयारियां होती है वो लगभग पूरा कर लिया जाए। लेकिन फिर भी बाढ़ है, पानी तो इस बार थोड़ा ज्यादा डाल और जाके भारत का जो आप मुद्दा जो तनावपूर्ण रहा है, इस कारण से जो आप कह सकते हैं कि जो जिला प्रशासन को तैयारी में थोड़ा सा पहले कर लेना चाहिए, लेकिन पता लोग बात गुड्डू, ऐसे बहुत से जो बलरामपुर में अब बहुत बाढ़ का कहर जो है वो देखा जा रहा है, लोगों को अपने घरों को भी छोड़ना पड़ा है और बारसोई में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। लेकिन वहां से जो खबरें आ रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक नाव की जो व्यवस्था है वो नहीं की गई है, क्योंकि जो नदियों से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर बाढ़ पहले ही प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण ग्रामीणों को ऊंचे स्थान पर जाने में दिक्कत हो रही है। और जिलाधिकारी द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि पूर्व से ही हम नाव की व्यवस्था कर चुके हैं, बाढ़ आती है तो इससे निपटा जाएगा। लेकिन जैसी तस्वीरें हैं वो उलट नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे रिपोर्टर जो हैं उन्होंने साफ तौर पर ये खबरें दी है कि वहां पर नाव की व्यवस्था नहीं की गई है और जो बीमार लोग हैं अभी भी उस बाढ़ के पानी में ही रहने को मजबूर है। बिल्कुल मनोज, जो नाव की जो समस्या तो हर साल ही है, लेकिन जिला प्रशासन अभी इतना ज्यादा बाढ़ जो है पानी अभी क्षेत्र में नहीं आया है, इसीलिए अभी भी जो पंचायत और जो प्रखंड में जितनी नाव होती है, इसलिए जिला प्रशासन हमेशा से वो उनके पास ही रहता है। अब कुछ बस जो समस्या रहती है जगह तक पहुंचाना, तो वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे मुखिया या प्रमुख की बात करें, तो उनका प्रशासन के साथ अगर ठीक से कॉम्बिनेशन होगा तो समय पे और जगह पे जो नाव की व्यवस्था हो जाएगी। तो जो भी लोग कहीं भी फंसे रहते हैं उनको वहां से जो ऊंचे स्थान हो या सुरक्षित स्थान हो वहां पर जाने में आसानी हो। तो ऐसे में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनका भी एक जिम्मेदारी बनता है जिला प्रशासन से लगातार टच में रहें, जो समस्या हो जिला प्रशासन को इससे अवगत कराएं। ये एक कमी हो जाती है। ये मन जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो बाढ़ ने दस्तक दे दी है, बहुत ऐसे क्षेत्र है, ग्रामीण प्रखंड जो हैं वो अब बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है जिला प्रशासन की तैयारियों की, नाव की व्यवस्था करनी थी और जो लोग अभी भी पानी में रहने को मजबूर है उन्हें ऊंचे स्थानों पर ले जाया जाना था, शिविर लगाने चाहिए थे ताकि लोग वहां पर जाके रह सके और उन्हें बाढ़ के बीच में ना रहना पड़ सके। तो लगातार हम बाढ़ की स्थिति आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। जैसे जैसे जलस्तर में वृद्धि होगी वैसे वैसे जो बाढ़ का खतरा होगा वो बढ़ता जाएगा और लगातार इस मुद्दे पर हमारी जो नजर है वो बनी रहेगी। लगातार हम आपको स्थिति से अवगत कराते रहेंगे ताकि आप सतर्क हो सके। लेकिन अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।